जल संसाधन हम लोग पूरा क्लास देख लिए थे और इसमें देखना है इसका पूरा प्रश्न अभ्यास। देखना है प्रश्न अभ्यास। सबसे पहले देखते हैं इसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न में क्या है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न में कहता है क्या, कहता है कि बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं। ऑप्शन है 4, उजला ग्रह, नीला ग्रह, लाल ग्रह, हरा ग्रह। तो देखा जाए तो अब क्या इसमें पृथ्वी पर अधिक जल की उपस्थिति के कारण क्या कहते हैं, इसको कहते हैं क्या, इसको कहते हैं नीला ग्रह। क्या कहते हैं, इसको कहते हैं क्या, नीला ग्रह, क्योंकि इस पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में जल की उपस्थिति है, इसलिए इसको नीला ग्रह कहते हैं। ठीक, उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या कहता है, दूसरा नंबर में कहता है कि कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है। कहने का मतलब इस पूरे वर्ल्ड में जितना जल है उस जल का कुल कितना प्रतिशत महासागर में पाया जाता है। तो देखा जाए इसका ऑप्शन है 9.5%, 95.5%, 96% और 96.6%। तो सबसे ज्यादा क्या है, ये 96.6% कहाँ महासागरों में निहित है, महासागर में पाया जाता है। उसके बाद तीसरा नंबर में कहता है कि देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था। देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था, ऐसा प्रश्न है। और ऑप्शन में इसमें है महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित नेहरू और स्वामी विवेकानंद। नहीं तो क्या बोले थे, कौन बोले थे ऐसा, तो देश के बांधों को किसने कहा था, तो क्या कहता है देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था। तो देखा जाए इसमें क्या कहता है, इसमें है क्या, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसमें क्या कहा था, देश के बांधों को भारत का मंदिर कहा था। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ग नंबर। फिर क्या कहता है चौथे नंबर प्रश्न में कहता है कि प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है। ऑप्शन है 55%, 60%, 65% और 70%। तो प्राणियों के शरीर में 65% जल की मात्रा निहित होती है, हो जाएगा ग नंबर उसका। फिर उसके बाद क्या कहता है, पांचवा प्रश्न कहता है कि बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है। नहीं तो ऑप्शन है इसमें फ्लोराइड, आर्सेनिक और लौह। तो इसमें क्या है, बिहार में अति जल दोहन से आर्सेनिक तत्व की क्या है, संकेंद्रण बढ़ा है, आर्सेनिक तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है। अब देखा जाए क्या कहता है, अब देखते हैं इसका लघु उत्तरीय प्रश्न। कौन सा प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न। और इसमें सबसे पहला प्रश्न कहता है कि बहुउद्देशीय परियोजना से आप क्या समझते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि बहुउद्देशीय परियोजना से आप क्या समझते हैं। पहला प्रश्न कहता है क्या, बहुउद्देशीय परियोजना से आप क्या समझते हैं। बहुउद्देशीय परियोजना से आप क्या समझते हैं, ऐसा प्रश्न है ये किसका, लघु उत्तरीय प्रश्न का। तो देखा जाए अब क्या कहता है इसमें, बहुउद्देशीय परियोजना किसे कहते हैं। तो क्या कहता है, बहुउद्देशीय परियोजना में क्या कहता है, ऐसी परियोजना जिससे एक साथ विकास की कई उद्देश्यों की पूर्ति होती है उसे बहुउद्देशीय परियोजना कहा जाता है। जैसे आपका हो गया बाढ़ नियंत्रण, मछली पालन, विद्युत उत्पादन, खेतों की सिंचाई, जल परिवहन, पर्यटक स्थल इत्यादि का क्या इससे विकास होता है। ठीक, तो इसमें क्या लिखेंगे, आंसर में लिखना है इसमें उत्तर में कि लिखना है कि ऐसी परियोजना जिससे
परियोजना, ऐसी परियोजना जिससे एक साथ कई उद्देश्यों की पूर्ति होती है, उसे बहुउद्देशीय परियोजना कहते हैं। इसके अंतर्गत बाढ़ नियंत्रण, मछली पालन, जल विद्युत निर्माण, जल परिवहन का विकास, खेतों की सिंचाई, पर्यटक स्थल इत्यादि का विकास होता है। अब देखा जाए, ये देखिए बहुउद्देशीय परियोजना से आप क्या समझते हैं ये। अब देखना है दूसरा नंबर प्रश्न में क्या कहता है। तो दूसरा नंबर प्रश्न में कहता है कि जल संसाधन के क्या उपयोग हैं लिखें। जल संसाधन के क्या उपयोग हैं लिखें। दूसरा प्रश्न कहता है कि जल संसाधन के क्या उपयोग है लिखें। जल संसाधन के क्या उपयोग है लिखें। तो देखा जाए अब दूसरा प्रश्न में क्या कहता है। क्या कहता है दूसरा प्रश्न कहता है कि जल संसाधन के क्या उपयोग है, ऐसा प्रश्न कहता है। तो देखा जाए बाबू, अब जल से क्या है, जल संसाधन के अनेकों उपयोग है, उसके बारे में लिखते हैं। तो इसका आंसर लिखेंगे कि जल संसाधन के जल संसाधन के निम्नलिखित उपयोग हैं। निम्नलिखित उपयोग हैं जो इस प्रकार दर्शाया गया है। अब देखना है इसके क्या क्या लाभ, इसके क्या क्या उपयोग हैं, किन किन चीजों में इसका क्या होता है उपयोग होता है। तो सबसे पहला क्या है, सबसे पहला इसका उपयोग होता है, सबसे अधिक जल का उपयोग होता है कृषि में। सबसे पहला उपयोग क्या है, कृषि में। और उसके बाद क्या कहता है, कृषि के बाद क्या है, सिंचाई के अलावा मनुष्यों
पशुओं, दूसरा नंबर में सिंचाई के अलावा मनुष्यों, पशुओं और अन्य जीवों के पीने के लिए, अन्य जीवों के पीने के लिए। अब तीसरा में क्या देखते हैं, तीसरा क्या उपयोग है इसका? तो तीसरा में इसका उपयोग है, तीसरे में उपयोग है इसका क्या क्या कहता है कि जल विद्युत उत्पादन में, जल विद्युत उत्पादन में, और चौथा नंबर में क्या कहता है, चौथा नंबर में हो जाएगा साफ सफाई, साफ सफाई में। उसके बाद क्या कहता है कि मछली पालन, मनोरंजन, इसके अलावा है पांचवा है मछली पालन, उसके बाद है मनोरंजन, घरेलू कार्य, उसके बाद है मछली पालन, मनोरंजन, घरेलू कार्य, और उसके बाद क्या कहता है, उसके बाद है औद्योगिक कार्य, औद्योगिक कार्य, और उसके बाद है सौर परिवहन, आदि। तो क्या देखे इसमें, क्या ये हो गया आपका क्या, जल संसाधन का उपयोग। और तीसरा प्रश्न क्या कहता है, तीसरा प्रश्न कहता है क्या कि अंतर्राज्यीय जल विवाद के क्या कारण है। तीसरा प्रश्न है अंतर्राज्यीय जल विवाद के कारण, नहीं कि विभिन्न राज्यों के बीच, अलग अलग राज्यों के बीच, दो या दो से अधिक राज्यों के बीच जल विवाद होने का क्या कारण है, नहीं ऐसा। ठीक, तो क्या क्वेश्चन कहता है, तीसरा नंबर प्रश्न कहता है कि अंतर्राज्यीय जल विवाद के क्या कारण है। इसको मिटा दे, ऊपर वाले मिटा दे। हाँ, चलो देखा जाए। अब तीसरा प्रश्न क्या कहता है, तीसरा प्रश्न ऐसा है कि अंतर्राज्यीय जल विवाद के क्या कारण है, ऐसा है तीसरा प्रश्न लघु उत्तरीय का। तो देखा जाए क्या कहता है इसमें कि अंतर्राज्यीय जल विवाद मुख्य रूप से अंतर्राज्यीय जल विवाद अंतर्राज्यीय जल विवाद मुख्य रूप से
अंतर्राज्यीय जल विवाद मुख्य रूप से राज्यों के बीच साझा नदियों, राज्यों के बीच साझा नदियों, साझा नदियों के पानी के उपयोग क्या है, साझा नदियों के पानी का उपयोग नियंत्रण और वितरण को लेकर, उपयोग नियंत्रण और वितरण को लेकर असहमति के कारण उत्पन्न होते हैं, इसके प्रमुख कारण निम्नलिखित है। इसके प्रमुख कारण निम्नलिखित है। देखिए तो सबसे पहला कारण में क्या कहता है इसमें अंतर्राज्यीय जल विवाद के क्या कारण है, तो कहता है अंतर्राज्यीय जल विवाद मुख्य रूप से राज्यों के बीच साझा नदियों के पानी के उपयोग नियंत्रण और वितरण को लेकर असहमति के कारण उत्पन्न होते हैं, जिसके प्रमुख कारण निम्नलिखित है। तो क्या कहता है, जल विवाद का सबसे पहला कारण है जल की बढ़ती मांग। सबसे पहला कारण है इसका जल की तेजी से बढ़ती मांग। और दूसरे नंबर में कहता है, दूसरा नंबर में क्या हो जाएगा, तो दूसरा नंबर में क्या कहता है, असमान भौगोलिक स्थिति, असमान भौगोलिक स्थिति। और तीसरे नंबर में क्या कहता है, तीसरा नंबर में ऐसा कहता है, तीसरा नंबर में कहता है एक तरफा परियोजनाएं। और चौथे नंबर में है, चौथा में हो जाएगा क्या, राज्य सीमाओं का प्राकृतिक ना होना, राज्य सीमाओं का प्राकृतिक ना होना, प्राकृतिक ना होना, ये सब कारण है किसके, राज्यों के जल विवाद के। ठीक, अब देखा जाए चौथा प्रश्न क्या कहता है। चौथा प्रश्न में है कि जल संकट क्या है, जल संकट क्या है, चौथा प्रश्न कहता है। देखा जाए चलो देखा जाए। अब चौथा प्रश्न क्या कहता है, चौथा प्रश्न है कि जल संकट क्या है, जल संकट क्या है। तो देखा जाए क्या कहता है, तो इसका आंसर क्या होगा, किसी भी क्षेत्र में आवश्यकता से, इसका उत्तर क्या लिखेंगे, किसी भी क्षेत्र में आवश्यकता से कम मात्रा में जल का
जल का उपलब्ध होना ही जल संकट कहलाता है। जल संकट कहलाता है। ये तो होगा क्या, ये डेफिनेशन। अब उसके बाद एक स्वीडन के वैज्ञानिक फोल्कर मार्क के अनुसार देखते हैं जल संकट किसे कहते हैं। तो देखा जाए, अब इसमें क्या होता है, दूसरा में कहता है कि स्वीडन के रहने वाले, स्वीडन के महान वैज्ञानिक फोल्कर मार्क के अनुसार प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 1000 घन मीटर जल की आवश्यकता होती है और इससे कम जल की उपलब्धता ही जल संकट कहलाता है। ये हो गया लघुत्तरीय का चौथा प्रश्न। लघुत्तरीय का पांचवा प्रश्न क्या कहता है कि भारत की नदियों के प्रदूषण के कारणों का वर्णन कीजिए। तो क्या कहता है, इसका आंसर भी क्या होगा, उत्तर भी क्या होगा कि भारत की नदियों के प्रदूषित होने का निम्नलिखित कारण है जो इस प्रकार दर्शाया गया है, जो इस प्रकार नीचे दर्शाया गया है। देखा तो सबसे पहला कारण में क्या है, पहला कारण कहता है कि औद्योगिक कचरा। पहला कारण क्या है, औद्योगिक कचरा। और दूसरा कारण है कृषि क्षेत्र में अनुचित गतिविधियां। तीसरा कारण है जहाजों से होने वाले तेल का रिसाव। बड़े बड़े नदियों में जहाजों के चलने से उसके तेल के रिसाव के कारण। और चौथा कारण है प्लास्टिक और ठोस कचरा। अब देखा जाए लघुत्तरीय पांच प्रश्न समाप्त। अब देखा जाए दीर्घोत्तरीय प्रश्न। अब देखा जाए दीर्घोत्तरीय प्रश्न। तो दीर्घोत्तरीय का पहला प्रश्न क्या कहता है जल संरक्षण से आप क्या समझते हैं, इसके क्या उपाय हैं। जल संरक्षण से आप क्या समझते हैं, इसके क्या उपाय हैं। तो क्या कहता है इसके आंसर में, कहता है कि जल संरक्षण का नियोजित एवं विवेकपूर्ण उपयोग कर जल की बर्बादी होने से बचाना ही जल संरक्षण कहलाता है। जल संरक्षण कहलाता है। इसके उपाय निम्नलिखित हैं जो इस प्रकार दर्शाया गया है। अब देखा जाए सबसे पहला नंबर में कहता है भूमिगत जल की पुनर्पूर्ति। इसमें क्या कहता है भूमिगत जल एक बहुत ही महत्वपूर्ण जल का स्रोत है। आज इसका कई प्रकार से दोहन हो रहा है जिससे
भूमिगत जल के स्तर में लगातार गिरावट हो रही है, अतः इसकी पुनर्पूर्ति आवश्यक है। इसके लिए वृक्षारोपण, जैविक तथा कंपोस्ट खाद का उपयोग, वेटलैंड्स का संरक्षण, वर्षा जल का संचयन एवं मल जल शोधन पुनः चक्रण जैसे क्रियाकलाप उपयोगी होती हैं। उसके बाद देखा जाएगा कहता है, अब दूसरे नंबर में कहता है, दूसरे नंबर में कहता है कि जल संभर प्रबंधन। कहता है इसमें क्या कहता है, जल प्रवाह या जल जमाव का उपयोग कर उद्यान कृषि, वानिकी, जल कृषि, कृषि उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है। इससे पेयजल पूर्ति भी की जा सकती है। इस प्रबंधन से छोटी इकाइयों पर लागू करने की आवश्यकता है। इसके लिए जलाशयों, नहरों इत्यादि का निर्माण करना चाहिए। उसके बाद कहता है अब कहता है तीसरा नंबर में कहता है तकनीकी विकास। तकनीकी विकास में क्या कहता है कि तकनीकी विकास से तात्पर्य ऐसे उपक्रमों से है जिसमें जल का कम से कम उपयोग कर अधिक से अधिक लाभ लिया जा सके, जैसे ड्रिप सिंचाई, लिफ्ट सिंचाई, सूक्ष्म फुहारा से सिंचाई, सीढ़ीनुमा खेती इत्यादि आवश्यक है। अब दीर्घोत्तरीय का दूसरा प्रश्न क्या कहता है इसमें कि वर्षा जल की मानव जीवन में क्या भूमिका है, इसके संग्रहण व पुनः चक्रण विधियों का उल्लेख कर। दूसरा प्रश्न ऐसा है कि वर्षा जल की मानव जीवन में क्या भूमिका है, इसके संग्रहण व पुनः चक्रण विधियों का उल्लेख कर। तो देखते हैं उसका उत्तर में क्या कहता है हम सभी के लिए उपयोगी जल की एक बड़ी मात्रा में वर्षा जल द्वारा ही पूरी होती है। ज्यादातर हमारे देश में कृषि वर्षा जल पर ही निर्भर होती है। पश्चिम भारत में खासकर राजस्थान में पेयजल हेतु वर्षा जल संग्रहण छत पर किया जाता था। पश्चिम बंगाल में बाढ़ मैदान में सिंचाई के लिए बाढ़ जल वाहिकाएं बनाने का प्रचलन था। शुष्क एवं अर्ध शुष्क क्षेत्रों में वर्षा जल को एकत्रित करने के लिए गड्ढों का निर्माण किया जाता था, जिससे मृदा सिंचित कर खेती की जा सके। इसे राजस्थान के जैसलमेर में खादीन तथा अन्य क्षेत्रों में जोहड़ के नाम से जाना जाता था। कहता है राजस्थान के वीरानो, हालोदी और बाड़मेर जैसे शुष्क क्षेत्रों में पेयजल का संचय भूमिगत टैंक में किया जाता है, जिसे टांका भी कहा जाता है। यह प्रायः घर के आंगन में हुआ करता है, जिसमें छत पर संग्रहित जल को पाइप के द्वारा जोड़ दिया जाता है और उस भूमिगत टैंक में आसानी से जल क्या हो जाता है, सिंचित हो जाता है, जिसके बाद लोग इसका पुनः से दोबारा से प्रयोग कर पाते हैं।